पूरे देश में सभी धर्म से जुड़े लोगों के लिए तलाक का एक जैसा आधार, एक जैसी व्यवस्था रखी जाए और वैवाहिक विवाद की स्थिति में गुजारा भत्ता दिए जाने के लिए भी एक जैसा नियम बनाया जाए। इस मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, इस पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अश्विनी जी, शुरू में कोर्ट ये कह रहा था कि ये जो मांगे रखी जा रही हैं ये तो पर्सनल लॉ को ख़त्म करने जैसी बात की जा रही है, लेकिन आखिरकार कोर्ट तैयार हो गया। ये कैसे हुआ और आप क्या कहना चाह रहे हैं इस याचिका में? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सेकुलर देश है। आर्टिकल 14 कहता है सब लोग समान हैं। भारत न वेद से चलता है, न पुराण से, न बाइबल से, न कुरान से। भारत चलता है संविधान से। जब संविधान कहता है सब लोग बराबर हैं, तो तलाक का आधार अलग अलग कैसे हो सकता है? आज की डेट में हिंदुओं में तलाक का आधार अलग है, मुस्लिम्स में अलग है, पारसी में अलग है, ईसाई में अलग है। और लेकिन संविधान में ही ये व्यवस्था है, पर्सनल लॉ अलाउ किया गया है। जो अलग अलग धर्म, जो उनका सिविल कानून है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म से जुड़ा आदमी कोई अपराध करे तो उसको अलग अलग सज़ा दी जाएगी, लेकिन जो सिविल कानून है, शादी कैसे करेंगे, तलाक कैसे होगा, ये बातें सिविल के दायरे में आती हैं। कोर्ट यही तो कह रहा था कि पर्सनल लॉ को ख़त्म कर देने जैसी आप बात कर रहे हैं। कैसे सहमत कर पाए आप लोग कोर्ट को? नहीं, हम बिल्कुल पर्सनल लॉ ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। पर्सनल लॉ लागू होता है रिलीजियस मैटर में। पर्सनल लॉ ह्यूमन राइट के मैटर में लागू नहीं होता। पर्सनल लॉ सिविल राइट के मैटर में लागू नहीं होता। हम जो बात कर रहे हैं गुजारा भत्ता की या ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स की, वो प्योरली ह्यूमन राइट का इशू है, सिविल राइट का इशू है। इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं इस पे और इंडिया ने भी साइन किया हुआ है। हमारा संविधान खुद कहता है, और संविधान के अगर आप आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट देखें, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर की डिबेट है या अलादी कृष्णा अय्यर की डिबेट है, जो भी संविधान निर्माता थे, पूरी लंबी चर्चा के बाद ये कहा गया था कि भारत में जो ह्यूमन राइट का इशू है, जो सिविल राइट का इशू है, वो अलग अलग नहीं होगा, सबका एक जैसा होगा। हम ये कह रहे हैं कि शादी कैसे करना है, किसी को फेरे लेना है, किसी को जाके मस्जिद में करना है, किसी गुरुद्वारे में करना है, अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन तलाक का जो ग्राउंड है वो तो बराबर एक जैसा होना चाहिए। इसी तरीके से जब तलाक हो गया तो गुजारा भत्ता भी एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, पारसी की हो, ईसाई की बेटी हो, गुजारा भत्ता एक जैसा होना चाहिए। दूसरा सवाल थोड़ा सा करता हूँ, इससे लोगों को सहूलियत होगी समझने में। इस देश में लोगों ने देखा है कि 3 तलाक या तलाक बिद्दत जो था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करने का आदेश दिया, जो मुस्लिम समुदाय में था। अब आप कह रहे हैं, हम दोनों बातों को बांट लेते हैं, गुजारा भत्ता को और तलाक को। आपकी 2 याचिकाएं थीं। अब आप कह रहे हैं कि तलाक का एक जैसा आधार हो तो तलाक बिद्दत तो ख़त्म हो गया। ज़रा जो सुन रहे हैं लोग, उनको समझाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी एक मज़हब में ऐसा है कि अगर आप एक से ज़्यादा 2 विवाह करोगे तो तब आपका तलाक ले सकते हो। मान लीजिए पति 2 विवाह करे तो पत्नी तलाक मांग सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में, लेकिन मुस्लिम मैरिज एक्ट में 4 विवाह करे तब भी पत्नी तलाक नहीं मांग सकती। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर पति नपुंसक है तब भी महिला तलाक नहीं मांग सकती, या पत्नी बाज है तब भी पुरुष तलाक नहीं मांग सकता, लेकिन दूसरे उसमें है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है ना, ये एक जैसा होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में नहीं मान सकता। जहाँ तक मैं कानून को जानता हूँ कि नपुंसक या बांझ होने की स्थिति में हिंदुओं में तलाक की व्यवस्था है, जो हिंदू। एग्जैक्टली मैंने उल्टा बोल दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी व्यवस्था है, अगर नपुंसक की होने की अवस्था में तलाक हो सकता है तो वो सबके लिए होना चाहिए। बाज की होने की स्थिति में तलाक हो सकता है तो सबके लिए होना चाहिए। अगर बहुविवाह करने पे तलाक हो सकता है तो सबके लिए होना चाहिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई कि तलाक का आधार आप ये बता रहे हैं। गुजारा भत्ता पर आते हैं। 1986 में शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। हालांकि तब जो है वो पूरी तरह से वो सिविल नहीं था मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भत्ते की बात कही थी और भत्ता बाद में मिलने भी लगा। हालांकि सरकार ने उस कानून को पलटा था। आज आपकी वकील मीनाक्षी अरोड़ा जो इस मामले में पेश हुई थी, वो बता रही थी कि मुस्लिम समुदाय में जितने दिनों तक ये तलाक की प्रक्रिया चलती है उतने दिनों तक ही गुजारा भत्ता मिलता है और बाद में सिर्फ मेहर की रकम मिलती है। ये क्या कह रहे हैं आप और इसमें किस तरह का बदलाव आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि मान लीजिए तलाक हुआ और तलाक के बाद 2 बच्चे हैं महिला के पास। आज की डेट में जो कैलकुलेट किया जाता है कितना मेंटेनेंस चाहिए,
वो हिंदू में अलग कैलकुलेशन चलती है, मुस्लिम में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती, 3 ही महीने होती है वहाँ पे। चाहे वो महिला के 4 बच्चे हों, चाहे महिला के 5 बच्चे हों, जो गुजारा भत्ता मिलेगा वो 3 महीने का मिलेगा। यानी 3 महीना जो तलाक की प्रक्रिया चलती है बस उतना ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। वो जो उनका मेहर जो मायके से लेके आया वो मिल जाएगा, लेकिन बाकी उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो कैलकुलेट करने का तरीका है कि अगर 1 बच्चा है तो कितना मिलेगा, 2 बच्चे पे कितना मेंटेनेंस मिलेगा, 3 बच्चे पे कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, वो कच्छ से कामरूप, लक्षद्वीप से लद्दाख तक समान होना चाहिए। हिंदू की बेटी के लिए भी, मुस्लिम की बेटी के लिए भी, पारसी की बेटी के लिए, ईसाई की बेटी के लिए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं, बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों की तुष्टीकरण की राजनीति थी या वोट बैंक की राजनीति थी कि संविधान की आत्मा को आज तक लागू नहीं किया गया। 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, लेकिन आर्टिकल 44 जो संविधान की आत्मा उसको लागू नहीं किया गया। मेरा आखिरी सवाल यह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपके वकील जो दोनों पेश हुए थे, उन्होंने आखिरकार ये बात भी कही यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली। एक मामले में आज से 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को रेफर किया था। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी स्थिति नहीं है देश में, ऐसी बात कही। ये ज़रूर कहा कि कुछ चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है। आप समझते हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी आप बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बातों में संशोधन मांग रहे हैं, या आप इसी याचिका के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मसला रख रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की मेरी याचिका ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है। सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया। जहाँ तक उस पर डिस्कशन की बात है, लॉ कमीशन का जो चेयरमैन का पद है वो पिछले 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। लॉ कमीशन ने कहा था और इस पर डिस्कशन की ज़रूरत है। 2018 में जस्टिस बलबीर चौहान रिटायर हो गए, उसके बाद वहाँ दूसरा कोई आया नहीं, इसलिए वहाँ कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू न होना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सरकारों की नाकामी है। और चूंकि इसका एक ड्राफ्ट हमारे पब्लिक डोमेन पर नहीं आया है, तो जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ नहीं जानते, उसके लाभ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं। जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ नहीं पता, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। तो समर्थन करने वालों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे नहीं पता, विरोध करने वालों को नहीं फायदे पता। हम ये कह रहे हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। आप सिंगापुर का यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लागू करिए, अमेरिका का मत लागू करिए, गोवा का तो पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। कम से कम गोवा वाला पूरे देश में लागू कर दिया जाए। चलिए, आपने कहा कि किसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर दर्शक जो इस समय आपको सुन रहे हैं, उनको कानूनी प्रक्रिया का भी ठीक पता नहीं होता। याचिका दाखिल होती है तो उनको लगता है कोई बड़ी बात हो गई, नोटिस होता है तो उनको लगता है बड़ी बात हो गई। आप उनको ज़रा ये भी बता दीजिए कि नोटिस जब जारी हो गया है अब, तो कितना लंबा समय इसके डिस्पोजल में लग सकता है, सरकार को कब तक जवाब देना होगा, और आप क्या समझते हैं कि कब तक ये एक अंतिम अपने निष्कर्ष पर यह मामला पहुँचेगा, भले ही जो भी इसका अंजाम हो? देखिए, आज नोटिस जारी हुआ है कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग को। अब उनको जवाब देना है। एक बात जरूर मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में हमने बहुविवाह को चैलेंज किया था और आज तक सरकार ने उसका जवाब दाखिल नहीं किया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सरकार वो बहुविवाह के मामले में भी, और आज जो याचिका दाखिल हुई यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और यूनिफॉर्म मेंटेनेंस एलिमनी, इस पर भी जल्दी अपना जवाब दाखिल करेगी और सकारात्मक जवाब दाखिल करेगी। याचिका का विरोध नहीं करेगी किसी के दबाव में, संविधान की भावना के अनुसार लोगों की जनमानस को समझते हुए एक सकारात्मक जवाब देगी। अश्विनी उपाध्याय ने 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात इन्होंने ये कही है कि जब मानवाधिकार का मामला हो, ह्यूमन राइट का मामला हो, तो पर्सनल लॉ को तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात इन्होंने रखी है। इन्होंने बताया कि तलाक के लिए अलग अलग आधार हैं अलग अलग धर्मों में, वो गलत है। गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता कई मामले में महिलाओं को उनके धार्मिक कानूनों की वजह से, वो गलत है। ये बातें रखी गई हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि इस तरह के कई दूसरे मामले, जैसे बहुविवाह को चैलेंज किया था इन्होंने 2 साल पहले, सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि आज नोटिस जारी हो गया है, कल सरकार का जवाब आ जाएगा और परसों ये मामला हल हो जाएगा। अब ये सरकार पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि वो कैसा रुख अपनाती है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट शुरुआती झिझक के बाद आखिरकार इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो गया और उसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।